नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को खतरनाक बताया गया है। एनडीएमए की एक्सपर्ट टीम ने ऐसी झीलों को चिन्हित किया है। ये झीलें भविष्य में जोखिम का कारण बन सकती हैं। गंगोत्री ग्लेशियर में बन रही झीलें सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं और वसुधारा ताल ग्लेशियर झीलें भी खतरनाक हो सकती हैं। केदारतला, भिलंगना, गौरी गंगा ग्लेशियर का लगातार क्षेत्र बढ़ता ही चला जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के बढ़ते दायरे को जोखिमपूर्ण बताया है और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अब इसके लिए समीक्षा मीटिंग बुलाई है। साथ ही ग्लेशियरों की निगरानी के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाने का निर्णय भी लिया गया है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी? देखिए, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तमाम हिमालयी राज्यों के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाई थी, जिसने ग्लेशियरों में जो झील बन रही थी जिनसे खतरा उत्पन्न होता है, खासकर पिछले साल 4 अक्टूबर को सिक्किम में जो झील टूटने से जो नुकसान हुआ था, उसके बाद इस टीम का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि खासकर उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें ऐसी हैं जो भविष्य में जोखिम का कारण बन सकती हैं और इसको लेकर स्टेट को अलर्ट किया गया था, जिस पर आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तमाम जो साइंटिफिक एजेंसियां हैं, जिनमें वाडिया शामिल थी, IIT रुड़की शामिल था, NIOH रुड़की शामिल था, TSDC के जो एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इसमें शामिल थे। उन तमाम लोगों के साथ आज समीक्षा मीटिंग की गई और इस बात की जानकारी दी गई कि जो खतरनाक जो झीलें हैं, खासकर गंगोत्री ग्लेशियर का जिक्र इसमें किया गया है कि गंगोत्री ग्लेशियर में बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो लगातार बन रही हैं, उनका विस्तार हो रहा है और भविष्य के लिए अगर इनको लगातार मॉनिटर नहीं किया गया तो भविष्य में कोई ये बड़े खतरनाक साबित हो सकती है निचले क्षेत्रों में, आबादी क्षेत्रों के लिए। तो इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक एक्सपर्ट टीम गठित करने का निर्णय लिया है, जो लगातार इन झीलों की मॉनिटरिंग करेगी, उनकी रिपोर्ट तैयार करेगी और ये रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। उसके बाद केंद्र से जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार इस पर आगे काम किया जाएगा। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हल्द्वानी हिंसा के 25 आरोपियों की आज सेशन कोर्ट में पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी 25 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वहीं कोर्ट में पेशी से पहले सभी आरोपियों का बेस हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। सभी आरोपियों पर हल्द्वानी में दंगा भड़काने, थाने में आग लगाने के आरोप हैं। इनके साथ ही पुलिस पर फायरिंग, थाने में घुसकर हथियार लूटने का भी आरोप है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी। हिंसा में शामिल 25 आरोपियों को आज इस सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी यानी सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन 25 के 25 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये पुलिस की आप वैन जाते हुए देख रहे हैं और ये प्रिजनर वैन है और इसी तरीके से 3-3 गाड़ियों के जरिए इन 25 आरोपियों को यहां लाया गया था और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने यहां से भेज दिया है। इन 25 के 25 पर बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन्होंने दंगा फैलाया, इन्होंने साथ ही पुलिस थाने में आग लगाई और उसके साथ ही पुलिस के हथियार भी ये लूट कर ले गए। तो कई तरीके के गंभीर आरोप हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको फिलहाल भेजा गया है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ शैलेश नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में 25 आरोपी की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई। इन आरोपियों पर पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, हत्या का प्रयास, पुलिस पार्टी पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के हथियार लूटने और अवैध हथियार रखने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। कानून के जानकार मान रहे हैं। दंगाइयों को इस मामले में कम से कम 10 साल की कैद और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इन पर लगाई गई हैं 147, 148, 149 IPC। ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब कोई सुनियोजित ढंग से भीड़ पर हमला करते हैं, किसी पर भी हमला करते हैं, तो ये धारा जो है बलवे की धाराएं हैं और 307 ये प्राणघातक हमले की धारा है और 395 ये डकैती की धारा है और बाकी 323, 332, 341, 342
ये मारपीट और सरकारी कार्यों में बाधा और किसी को बंधक बनाना, रास्ता रोकना, और 353 भी यदि किसी लोक सेवक के साथ मारपीट होती है तो 353, 427 जो है ये तोड़फोड़ की धारा है, 436 जो आगजनी हुई है ये उसकी धाराएं हैं, और इनमें आजीवन कारावास तक की भी सजा है। जैसे हल्द्वानी बवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस विवादित स्थान को लेकर उपद्रव हुआ है उस जगह पर अब पुलिस का थाना बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, देवभूमि में इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है और बनभूलपुरा के किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। बनभूलपुरा हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। जहां एक और दंगाइयों की धरपकड़ जारी है, वहीं जिलाधिकारी ने बनभूलपुरा थाना इलाके के 120 गन लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा के बाद डीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। आठ फरवरी की हिंसा के बाद बड़ा फैसला। बनभूलपुर इलाके के निरस्त किए गए लाइसेंस, पुलिस की गाड़ी भी फूकी। दिन की जो वायलेंस हुई थी उसके बाद से बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य है। हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। हल्द्वानी की जो भी अन्य जनजीवन की जो भी चीज़ें होती हैं, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन स्टार्टेड अगेन। स्कूल्स खुल गए हैं, बाजार ओपन हो गए हैं। बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सारे रेस्ट्रिक्शन सभी लिमिट करे गए हैं। सर्च ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। लोगों को, जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। अभी कुछ जो शस्त्र लाइसेंसेज हैं उस एरिया के, जो पुलिस रिपोर्ट में हम लोगों को इंटीमेट करे गए थे, वो सारे निरस्त करे गए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए लगभग 120 लाइसेंसेज निरस्त हुए हैं। आगे भी जो इन्फोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि हल्द्वानी में शांति बनी रहे। हल्द्वानी हिंसा का आज 5वां दिन है। आज भी बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी है, जबकि दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में छूट मिली है। वहीं कर्फ्यू वाले इलाकों में जरूरी सामान जैसे मेडिकल सुविधा के दूध, सब्जी, राशन की सप्लाई जारी है। बनभूलपुरा के अंदर कई लेयर की सुरक्षा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के कड़े एक्शन के बाद बनभूलपुरा के हिंसा के कई आरोपी अपना घर छोड़कर परिवार के साथ फरार हो गए। बनभूलपुरा इलाके में 500 से ज्यादा घरों को छोड़कर दंगाई फरार हो चुके हैं और घरों में ताला लटका हुआ है। सबसे ज्यादा मलिक का बगीचा, इंदिरा नगर, छोटी लाइन, बड़ी लाइन इलाके में कई घर खाली हो गए। ज्यादातर आरोपियों के हल्द्वानी छोड़ यूपी के बरेली में छिपे होने की खबर है, जिसके बाद पुलिस की 12 टीमें दंगाइयों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के मामले में अब प्रशासन बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का दावा है कि नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के घरों की पहचान की जा रही है और इन्हीं से नुकसान की पूरी रिकवरी की जाएगी। करेंगे कि वसूली का नोटिस हम जारी करें, जो कल्पित हैं जिनकी संपत्तियों से जिनसे वसूली की जानी है, ताकि उसकी भरपाई की जा सके। पहले भी तारबाड़ कर दी गई थी। कार्रवाई के दौरान जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई उनको भी पूरा कर लिया जाएगा और पूरे जो वहां पर स्ट्रक्चर थोड़े बहुत बचे होंगे, अधूरे होंगे, उनका मलबा है, उनको मलबे को साफ करते हुए
उसको राजकीय उपयोग में लाए जाने की तैयारी है। मैंने स्पष्ट किया है कि नियम संगत तरीके से जो भी कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ की जा सकती है वो की जाएगी और एक एक करके की जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड की वसूली होगी। दंगों में जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है अब उसके लिए नोटिस जारी होने लग गए हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के नाम पर नगर निगम ने वसूली का नोटिस जारी किया है। 2,44,00,000 की वसूली का नोटिस जारी हुआ है। 15 फरवरी तक धनराशि जमा करने का नोटिस नगर निगम ने दिया है। 15 फरवरी तक धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की अगली कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने एक बार फिर से कहा कि पूरा साजिश के तहत किया गया था। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वहीं दंगाइयों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंगा करने वालों की हो रही है पहचान। सीसीटीवी के जरिए पहचान की जा रही है। पुलिस की गाड़ी फूंकी गई। 8 फरवरी 2024 का है पूरा मामला। साजिश के तहत दंगा किया गया, डीजीपी की तरफ से बयान सामने आया है। बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसको प्रॉपर्ली हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी हमारे पास इसमें सीसीटीवी की फुटेज है, तमाम लोगों के कैमरा फोन का हमारे पास एविडेंस है, तो उस एविडेंस के आधार पे जो भी लोग इस वायलेंस के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा। फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं हमारे पास कि किस तरह से पथराव हुआ, किस तरह से पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, किस तरह से अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तो मतलब ऑब्वियसली ये बिना एक तैयारी, बिना प्लानिंग के इस इतनी समय तक और इस तरीके का वायलेंस नहीं हो सकता। हल्द्वानी में हिंसा कांग्रेस नेताओं के उकसावे पर हुई और अवैध बस्तियां बसाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हल्द्वानी हिंसा के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बयान दिया था और अब उसी बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। सोमवार को देहरादून सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मंत्री सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और कांग्रेस की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज करने पर मंत्री पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री गणेश जोशी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। पत्र हमने कोतवाली देहरादून में हमने दर्ज कराया है और गणेश जोशी जी की बर्खास्तगी की मांग भी की है और उनके खिलाफ समाज में दंगा भड़काने, अनगल आरोप लगाने, बेबुनियाद आरोप लगाने और सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अपराधी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और मुख्यमंत्री ने देवपुरा चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक मेगा रोड शो भी निकाला, जिसमें हजारों लोगों और स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम धामी ने हरिद्वार की जनता को 1100 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात दी। ऋषिकुल ग्राउंड के नारी शक्ति महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 158 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसमें सीवर लाइन, पेयजल, पर्यटन क्षेत्र का विकास और पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही सीएम ने नारी शक्ति महोत्सव में लगे स्टॉल्स भी देखे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देवपुरा चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। हरिद्वार से ये तस्वीरें, रोड शो में उमड़ा है लोगों का सैलाब। सीएम ने विकास योजनाओं की बड़ी सौगात भी दी। 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 523 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हरिद्वार में नारी शक्ति महोत्सव में मुख्यमंत्री फिर से अलग अंदाज में नजर आए। वहां पर सीएम धामी ने मिट्टी के दिए बनाए। इसके साथ सीएम धामी ने सिलबट्टे में चटनी भी बनाई। मुख्यमंत्री के इस अंदाज को वहां मौजूद लोगों ने काफी सराहा भी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, मिट्टी के दिए बनाए गए हैं और सिलबट्टे पर चटनी भी पीसते नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अक्सर पहले भी कई बार वो चटनी पीसते नजर आए हैं, उनको काफ़ी शौक है चटनी पीसने का। दूसरी तस्वीर मिट्टी के दिए बनाने की आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये निराला अंदाज, बिल्कुल उत्तराखंडी अंदाज में। और सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप बकरी का दूध निकालते हुए देख सकते हैं। ये तीनों तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की जो खासियत है, सिलबट्टे पर चटनी पीसना, बकरी का दूध और मिट्टी से दिए बनाना, वो खुद दर्शाते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। देहरादून में दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम हुआ। इसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गृह मंत्री जनरल बिपिन रावत शौर्य, शालीनता और साहस, ये तीनों के गुण मौजूद नजर आए। देश के लिए ही उनका सेनाध्यक्ष तथा प्रथम सीडीएस बनना ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो कितने योग्य थे अपनी सेवा में, कितने योग्य जनरल थे, एक फौजी थे। सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण के लिए तथा देश को रक्षा आवश्यकताओं के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाए जाने हेतु स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा विशेष योगदान किया गया। भाइयों बहनों, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने पूरी लगन से भारत की सेवा की। वो एक सच्चे देशभक्त और एक उत्कृष्ट योद्धा थे। आप एक सेना के अधिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में उन्हें जानते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले थे इस रूप में जानते हैं, इस देश के आर्मी चीफ रहे इस रूप में जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे इस रूप में जानते हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत को साथ काम करते हुए जो कुछ भी उनके बारे में अनुभव में मैंने किया है कि उनके अंदर शौर्य, साहस और शालीनता तीनों का एक अद्भुत संगम था। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य के भीतर से ही राज्यसभा का कैंडिडेट सिलेक्ट कर स्थानीय नेताओं को ही महत्व दिया है। राज्य बनने के बाद बीजेपी से महेंद्र भट्ट छठवे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पार्टी राज्यसभा भेज रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। कांग्रेस कार्यकाल में राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड कोटे से अधिकतर बाहरी प्रदेशों के नेता जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को ही महत्व दिया। पार्टी का कहना है कि स्थानीय नेता को राज्य की समस्याओं की समझ होती है, वो बेहतर ढंग से राज्यसभा में राज्य के मुद्दों को रख सकता है। उत्तराखंड कोटे से 2002 से अभी तक बीजेपी ने उत्तराखंड के रहने वाले भगत सिंह कोश्यारी, तरुण विज, अनिल बलूनी, नरेश बंसल, कल्पना सैनी को राज्यसभा भेजा। इसके विपरीत कांग्रेस ने हरीश रावत, महेंद्र सिंह महारा, मनोरमा डोबरियाल शर्मा और प्रदीप टम्टा को राज्यसभा भेजा। इसके अलावा सतीश शर्मा, सत्यव्रत चतुर्वेदी और राज बब्बर 3 ऐसे नेताओं को भी उत्तराखंड कोटे से भेजा जो उत्तराखंड के नहीं थे। प्रदेश के स्थानीय लोग होंगे और जो जमीन से जुड़े हुए लोग होंगे, वही अगर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे प्रदेश की उन समस्याओं को, उन विषयों को उठाएंगे कि जो मूलभूत समस्याएं हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये प्रयास किया है कि इसमें राज्य के वो कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट करें जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी का काम किया और जिनको राज्य के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी है। सांसद अनिल बलूनी की 2 अप्रैल को सीट खाली होने जा रही है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को इस सीट से राज्यसभा भेजने की तैयारी है। महेंद्र भट्ट की राज्यसभा की दावेदारी के बाद अब पार्टी के भीतर नेताओं में नए अध्यक्ष को लेकर भी हलचल शुरू हो गई है। हालांकि इस बात के आसार कम ही है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष बदले। निश्चित तौर पर प्रदेश के ही कार्यकर्ताओं को अगर राज्यसभा में भेजा जाता है तो इससे प्रदेश में बड़ा सकारात्मक संदेश जाता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ता है और जो प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं तो प्रदेश की बात को बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड कोटे से उत्तराखंड का ही कैंडिडेट राज्यसभा भेजने की लकीर को और मजबूत करने का काम किया तो है ही, पार्टी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को भी साध रही है। राज्यसभा की 3 में से 2 सीटों पर बनिया और एसटी कैटेगरी के मैदानी मूल के सांसद हैं। तीसरी सीट पर महेंद्र भट्ट को कैंडिडेट बनाकर पहाड़ मैदान के साथ ब्राह्मण ठाकुर समीकरण साधने की भी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी से राज्यसभा कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद देहरादून पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का उनके आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी ने जब उनको कैंडिडेट बनाने की घोषणा की तब वो पार्टी कार्यकर्ताओं के सिलसिले में चमोली जिले के दौरे पर थे। महेंद्र भट्ट ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, केंद्रीय नेतृत्व में उन पर जो भरोसा जताया गया वो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उनसे हमने सीखा है और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दूंगी क्योंकि उन्होंने हमारे अध्यक्ष को राज्यसभा के लिए नामित किया और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने बद्रीनाथ क्षेत्र के लिए बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम किया, उसी तरीके से आज जब वो राज्यसभा के सदस्य यहाँ से बनने वाले हैं तो उत्तराखंड को एक बड़ी सौगातें वो केंद्र से लाके देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का इसी से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे साधारण कार्यकर्ता को और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा प्रतिनिधित्व के नाते अगर ये अवसर जो मुझे मिला है तो मैं कह सकता हूं कि इस राज्य के विकास में मैं भी मोदी जी के सहायक के रूप में दिखाई दूंगा। और अब आपको दिखाते हैं रफ्तार अंदाज में पहाड़ टॉप 10 न्यूज। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बुकिंग के नाम पर ठगी का मामला। कोटद्वार पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा जिले में पर्यटन विभाग ने 50 होमस्टे को नोटिस भेजा। नियम के तहत होमस्टे नहीं चलाने पर नोटिस भेजा गया। रुद्रप्रयाग में एसपी विशाखा शुक बदाड़े ने रिजर्व पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पिथौरागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। बागेश्वर कैंपस में छात्रों के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी पर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम में लापरवाही के आरोप में बीआरओ पर आरोप लग रहे हैं। पौड़ी की जनता और यात्रियों को लोक निर्माण विभाग के साइन बोर्ड से परेशानी। लोगों का आरोप है कि साइन बोर्ड में कुछ जगहों के नाम गलत लिखे गए हैं। कोटद्वार में कण्वाश्रम महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। रुद्रप्रयाग में सचिव भाषा विनोद प्रसाद रतूड़ी ने विकास भवन सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।